गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों को नमस्कार जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। साथियों, जेएसएससी सीजल की यहां पर बात कर लिया जाए तो आयोग द्वारा जो सिलेबस दिए गए हैं उसमें सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर सभी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि सामान्य अध्ययन झारखंड सामान्य ज्ञान के बाद जेएसएससी सीजन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की बात कर लिया जाए तो कुल एक विषय नहीं है, इसमें सारे विषय आपको देखने को मिलता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सभी जो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आपको पढ़ना है। तो सामान्य अध्ययन का चैप्टर जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा है, तो आपको इस पर काफ़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पाषाण काल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह काल जो है मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता था, और इस काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें पत्थर का सबसे पहले प्रयोग पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश के शासकों द्वारा सबसे अधिक समय तक शासन किया गया था। तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सबसे पहले सल्तनत काल में गुलाम वंश आपको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और यह वंश जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चलता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, और यह वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश की बात कर लिया जाए तो सबसे अधिक तुगलक वंश ने शासन किया था। कब से कब तक? 1320 से 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। सैयद वंश की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना खिजर खां ने की थी, और यह 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। सबसे अंतिम वंश लोदी वंश है, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। यह वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हरा देता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? आंसर इज द ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए थे। अलीनगर की संधि की बात कर लिया जाए कब होता है? 9 फरवरी 1757 को। किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये संधि होती है। दोस्तों, इस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के आधार पर व्यापार की सुविधाएं जो बंद कर दी गई थी फिर से मिल जाती हैं। इसी संधि के अंतर्गत कलकत्ता में किले की मरम्मत की भी इजाज़त दे दी जाती है। कलकत्ते में सिक्के ढालने का अधिकार भी उन्हें दे दिया जाता है। नवाब के द्वारा कलकत्ते पर अधिकार करने में अंग्रेजों को जो क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी सिराजुद्दौला को ही वहन करना पड़ता है, और दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने का एक दूसरे से वायदा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बता चुका हूं दोस्तों, मल्टीपल बार आपको पढ़ा चुका हूं, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? आंसर इज द ऑप्शन सी, अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? 5 नवंबर 1556 को। किन के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें हेमू पराजित होता है और मार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, कालिदास। कालिदास की रचनाएं और कौन कौन है दोस्तों? कालिदास की रचनाएं नाटक में आपको कौन कौन सी रचनाएं देखने को मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षीय और मालविकाग्नि मित्रम। महाकाव्य में आपको रघुवंशम और कुमार संभव है, जबकि खंड काव्य में मेघदूत और ऋतु संहार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो बता चुका हूं दोस्तों, 1526 में समाप्त हुआ, क्योंकि सल्तनत काल का अंतिम वंश लोधी वंश था और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हरा देता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से 1526 तक होता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन होता है दोस्तों? इब्राहिम लोधी होता है, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर घाटी के ठीक उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी नदी घाटी अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दामोदर घाटी के ठीक उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी घाटी अवस्थित है दोस्तों? बराकर नदी घाटी अवस्थित है। बराकर नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है और यह दामोदर की उपनदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार के झारखंड राज्य के पदमा गांव से होता है। मुहाना कहाँ है? आसनसोल के पश्चिम बंगाल में यह दामोदर नदी में मिल जाती है। बराकर की भी दो नदियां हैं दोस्तों, सहायक नदियां हैं, उसरी नदी और बरसोती नदी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना के बीच स्थित है और यह पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पलक्कड़ दर्रा के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम घाट में स्थित है और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल में पलक्कड़ से जोड़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 140 मीटर है और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 24 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और यह उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अल्मुनियम और आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेडाल्फर मृदा कहा जाता है। पेडाल्फर मृदा जो है दोस्तों एक प्रकार की मिट्टी है और इसमें चूने की कमी होती है, जबकि एल्युमिनियम और लोहे की अधिकता होती है। विशेष रूप से उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
प्रमुख दक्षिण पश्चिमी एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिमी एशियाई तेल क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में। फारस की खाड़ी में स्थित देश कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादन हैं। इन देशों में ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब आते हैं। और ये सभी देश जो हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। भारत में सबसे पहले संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मूल अधिकार था और उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसे हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया और अब यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? आंसर इज द ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति की बात कर लिया जाए दोस्तों तो संसद का यह एक अभिन्न अंग होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 53 के अनुसार वह संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है और संघ के सभी कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है। इसे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, लोकसभा का स्पीकर। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया था? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन न्यायालय, भारत का कोई भी विधि न्यायालय। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत के किसी भी विधि न्यायालय में महान्यायवादी जो है सुनवाई कर सकता है। भारत का महान्यायवादी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और कर्तव्य के निर्वहन के दौरान वह देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 88 के अनुसार। क्लियर? लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पाधिकार कहा जाता है। अल्पाधिकार एक प्रकार का बाजार की संरचना है, एक प्रकार की व्यवस्था है जो बहुत कम संख्या में फर्मों द्वारा संचालित किया जाता है और यहाँ प्रतियोगिता जो होती है काफ़ी सीमित मात्रा में होती है और यह फर्म एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं या फिर सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवादी के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? सही आंसर हो जाएगा
निजी संपत्ति। साम्यवादी समाज का मुख्य दुश्मन निजी संपत्ति को मानता है। साम्यवाद का उद्देश्य पूंजीपतियों का संपत्ति पर से अधिकार समाप्त करना होता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण करने हेतु प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। कृषि आय क्या कहलाती है दोस्तों? कोई भी आय जो कृषि भूमि पर इमारतों या बागवानी की वाणिज्यिक उपज से प्राप्त होती है उसे कृषि आय कहा जाता है। कृषि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) में क्या वर्णित है? राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, जीएसटी क्या है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। जीएसटी क्या है? आंसर इज द ऑप्शन बी, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे विभिन्न करों के बदले एक कर जीएसटी में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन पद्धति का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 22, 21 जनवरी 2022 अमर जवान ज्योति किस राष्ट्रीय स्मारक में विलय कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इसका विलय कर दिया गया है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शहीद भारतीय जवानों की स्मृति में अमर ज्योति जवान का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। लेकिन 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इसका क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 2019 को। कारगिल विजय की उपलक्ष्य में 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जनवरी 2022 में भारत के किस संस्थान ने भुगतान सूचकांक को जारी किया है? आंसर इज द ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, याद कर लिया जाए दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। डिजिटल भुगतान सूचकांक को वर्ष 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक का आधार वर्ष 2018 है और यह सूचकांक 5 मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने 2022 में महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? आंसर इज द ऑप्शन ए, मॉरिशस। जनवरी 2022 में मॉरिशस की सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में अपने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सारा गिल 2022 में किस देश की नागरिक है जिन्होंने पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर की डिग्री हासिल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी नागरिक सारा गिल 2022 में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। इन्होंने डिग्री कराची के जिन्ना मेडिकल कॉलेज से MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों सामान्य अध्ययन का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।